Hello everyone, welcome to Analyzer GS. This is part second of Ancient History of Bihar. जैसे हमने करा था पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है जो आपको आज मिल जाएगा और ये पार्ट 1 का जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे हमने किया है पॉलिटी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट एक वीडियो में आप बिहार के पॉलिटी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 30 to 45 मिनट्स का वीडियो होगा, 2x में 2 बार देख लो, पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 आप 2 बार देख लो और पार्ट 2 2 बार देख लो, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एग्जाम में देखना वो चमकेगा, क्योंकि हम वही पढ़ा रहे हैं जो पीवाईक्यू में आया हुआ है। उसी के बेसिस पे इस टॉपिक को डेप्थ एनालिसिस करके थोड़ा आगे पीछे करके उसको बताया जा रहा है। इसलिए बहुत सारा टॉपिक जो है सीक्वेंस से गायब मिलेगा आपको, तो ये मत समझना वो चीज पढ़ाया नहीं जा रहा है। वो चीज बिहार के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिहार का सीरीज है, इसलिए बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से रहता तो उसको पढ़ाया जाता। उसी तरह हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार करेंगे, फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार करेंगे, फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार, फिर मिसलेनियस में क्या क्या करेंगे हम, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस एंड टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको देखेंगे। तो जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पार्ट 1 कर लिया है, उसमें क्या क्या किया हमने, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, स्टोन एज, वैदिक एज प्लस महाजनपद, राइज ऑफ मगध, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्या क्या था, आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स जब हम किसी चीज़ को खोदाई करते हैं, वहाँ पे जो टूल्स पाए जाते हैं या स्टोन्स, मतलब उसके जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स हो गए या पोट्री हो गया या लीड्स हो गया या टेराकोटा हो गया, कुछ भी पाया जाता है उसको बेसिस के उसको क्लासीफाई किया जाता है किस एज का है, उससे पता चलता है कि ये क्या क्या इसका हिस्ट्री था। तो उस बेसिस पे बिहार के, क्योंकि हम यहाँ बिहार के प्लेसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि बिहार स्पेशल का सीरीज है। तो बिहार में कौन कौन से प्लेसेस थे, मुंगेर, ठीक है, चिरहंद कहाँ का भैया, सारण, याद रखना, इस सारा क्वेश्चन आया हुआ है। चेचर कहाँ का भैया, वैशाली। फिर मानेर कहाँ का है, पटना। एंड देन सोनपुर, ये कहाँ का है, ये भी सारण का, याद रखना, ये प्लेसेस थे। फिर हमने क्या देखा, लिटरेरी सोर्स में क्या देखा, भगवत सूत्र, अंगुत्र निकाय, इंडिका का मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सारा हमें लिटरेरी सोर्स बताता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का। ये सोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए। स्टोन एज फिर हमने करा, स्टोन एज में क्या क्या करा, पैलेयोलिथिक एज 2500 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 8000 बीसी तक, फिर मेसोलिथिक एज 8000 से 4500 बीसी तक, फिर नियोलिथिक एज कब से था, 4500 से 2500 बीसी तक। ज्यादातर बिहार में नियोलिथिक एज पाया जाता है। अगर पैलेयोलिथिक का कुछ भी रिस्पेक्ट में रहे तो मुंगेर अगर ऑप्शन में दिखे तो मुंगेर के साथ आप चले जाना। नियोलिथिक में कौन कौन से एज है, यही है, चिरहंद, चेचर, मानेर, सोनपुर। उसी तरह आईबीसी का कौन सा एज है भैया, आईबीसी को क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और चालकोलिथिक को क्या कहते हैं, कॉपर एज सिविलाइजेशन। फिर हमने वैदिक एज पढ़ा, वैदिक एज कौन सा था, एक मिनट, फिर हमने वैदिक एज पढ़ा, वैदिक एज क्या था, अर्ली वैदिक एज और फिर लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज 1500 से 1000 बीसी तक, याद है कुछ। फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, ये क्या था, लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज बिहार के प्रोस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको उस जगह को क्रॉस ही नहीं कर पाए थे। ये बिहार था, यहाँ उसको क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि आयरन का डेवलपमेंट 800 बीसी के आसपास हुआ था। अर्ली वैदिक एज में आयरन जैसा कोई टूल नहीं था, जिससे कारण वो जंगल, जैसे कैमूर का रेंज हो गया, ये सारा क्या वेस्ट चंपारण का होगा, ये सारा वो एरिया है, मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया है, जिसको कारण वो जंगल उन्हें दिखा, तो उन्हें लगा कि आगे का पूरा जंगल ही है। इसने उस जगह का नाम दे दिया कीकत। क्या नाम दे दिया अर्ली वैदिक एज में, कीकत, मतलब इम्प्योर रीजन। तो क्योंकि वो काट नहीं पाए तो फिर वो टूल्स भी नहीं था उनके पास। फिर अर्ली लेटर वैदिक एज में टूल्स आ गए, तो फिर महाजनपद का धीरे धीरे विकास होने लगा, एग्रीकल्चर आने लगा, फिर एग्रीकल्चर से किंगडम बनने लगा और फिर महाजनपद में डेवलप हो गया। महाजनपद कितने थे, 16। कहाँ से पता लगता है, अंगुत्र निकाय, ये किसका पुस्तक है भैया, ये बुद्धिज्म का है, ठीक है। और फिर भगवती सूत्र, ये किसका है, ये जैनिज्म का है। इससे पता लगता है कितने जनपद थे, 16 में हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तीन कौन सा है, मगध, देन अंगा, देन वज्जीसंघ, राइट। मगध का क्या कैपिटल है, मगध का कैपिटल है आपका राजगीर, क्या है, राजगीर। अंगा का क्या है, चंपा, और वज्जीसंघ का क्या है, वैशाली से याद आया आपको, अटकुल, वज्जीसंघ अटकुल 8 कुल से बना हुआ है। इसमें सबसे प्रोस्पेरस कौन है, लिच्छवी की राजधानी कौन से है, वैशाली, इसलिए वज्जीसंघ का पूरा कॉन्फेडरेशन का राजधानी कौन सा, वैशाली। याद करो सब कुछ, ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। और एक ही था जो साउथ में था, वो किंगडम कौन सा है, 16 में असाका का क्या था, पोटली जो महाराष्ट्र और तेलंगाना के रीजन में था। ये ही एक ऐसा किंगडम है जो साउथ में था। अब याद करो, ये जो मगध था ये कौन से रीजन में आएगा, ये जो वैशाली, मुजफ्फरपुर का रीजन, ये जो पटना, गया, नालंदा का रीजन है ना, ये है सारा कुछ मगध का रीजन। और वज्जी का कौन सा, वैशाली, मुजफ्फर। नॉर्थ बिहार का जो रीजन है वज्जी, वैशाली और मुजफ्फरपुर का रीजन, ये आएगा वज्जी का रीजन। और अंगा का भागलपुर और मुंगेर रीजन मिला के होगा अंगा का। और उसके बाद फिर मैंने इसी तरह आपको ये पढ़ाया था, राइज ऑफ मगध। इसमें क्या क्या पढ़ाया था आपको, बृहद्रथ के बारे में पढ़ाया था, बृहद्रथ डायनेस्टी, फिर क्या बृहद्रथ डायनेस्टी, फिर हरियांग डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी के बारे में बताया था, महापद्मानंद, धनानंद, याद करो अच्छे से, महापद्मानंद, धनानंद के टाइम ही अलेक्जेंडर आया था।
फिर हम मैंने क्या पढ़ाया आपको, मौर्यन डायनेस्टी किसके, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से। क्यों, धनानंद को इन्होंने बेइज्जती किया था और ये अच्छे से शासन नहीं चला रहा था। कौटिल्य को लगा कि किसी ऐसे को बैठाना चाहिए जो अच्छे से चलाए, जैसे उसके अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा था उस हिसाब से कोई किंगडम चलाए, तो इसलिए उन्होंने ट्रेन किया चंद्रगुप्त मौर्य को। तब मौर्यन डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट हुआ। ये केस पे अटैक किया सेलेकस निकेटर पे, यहाँ पे इसको हराया, जिसके जो अलेक्जेंडर का गवर्नर था एक तरह से, उसको हराकर वो पूरा कैप्चर कर लिया बहुत सारा एरिया। फिर ये जैनिज्म को धर्म को अपनाकर सालेखाना कहाँ ले लिया, सरवनबोला, कहाँ पे, चंदागिरी की माउंटेन कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ कौन आया, फिर बिंबिसार। उसके बाद सॉरी मैं यहाँ से वहाँ, मैं हरियंग डायनेस्टी पे चला गया, ये मौर्यन डायनेस्टी हो गया। फिर उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोका तक हम कंप्लीट कर चुके थे, याद करो। अशोका, कलिंगा वार, रॉकेट 13। फिर उसने अपने बेटी को कहाँ भेजा था, उसकी बेटी का क्या नाम था, अशोका की बेटी का नाम था संघमित्र और बेटा का नाम था महेंद्र। इसको कहाँ भेजा था, श्रीलंका। किस लिए, बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए। फिर अपने 14th ईयर में इसने, मतलब 13th ईयर में धम्मा का इस्टेब्लिशमेंट किया और 14 में धम्म महामंत्री, ताकि उसको फैला सके। 14th और 20th ईयर में लुम्बिनी गए, कहाँ पे, लुम्बिनी। अशोका कहाँ गए, लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। वहाँ पे उन्होंने टैक्स को रिड्यूस करके 1/8 कर दिया। ये याद रखना, ये सब छोटा छोटा बात जो होता है ना, यही आता है एग्जाम में। फिर लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ, ठीक है। लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ, किसका, इसका। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो मौर्यन डायनेस्टी का जो किंगडम था ना, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसको डिवाइड किया गया था देशरथा, किससे, देश राष्ट्र, जिसमें सेंटर कहते हैं इसको। फिर चक्र को प्रोविंस कहते हैं। फिर विशाया, ठीक है, विशाया को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट। फिर ग्राम, ठीक है। क्या क्या था, देश रथा, जिसको सेंटर कहते हैं, जैसे इंडिया है, सेंटर हो गया। फिर प्रोविंस होगा, जैसे स्टेट्स हो जाएंगे। चक्र, उसको कहते हैं चक्र, क्या कहते थे, चक्र। उसके बाद क्या था, उसके बाद था विशाया का डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपका बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट को विशाया कहते थे। और जो विलेज लेवल पे था वो ग्राम कहते थे उसको, ये याद रखना। और हाईएस्ट ऑफिसर का नाम क्या था, अमत्य हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। और भी ऑफिसर थे, इसका नाम था त्रिहत, जो हाई ऑफिसर पोस्ट पे थे, जो किंग को असिस्ट करते थे कैसे किंगडम को चलाना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से जो कितने त्रिहत थे, 18 त्रिहत थे। जैसे सीता अध्यक्षा हो गया, अक्षपद हो गया, मेरे सेनापति हो गया, सम्राटा हो गया, शनिधरता हो गया, ये सब जो थे ये आप पढ़ चुके होंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब चीज़ है आपका, वेट सो दैट आई कैन टीच यू। फिर आता है इनके प्रोविंस, ठीक है। ये 4 प्रोविंस में बटे हुए थे। मौर्यन एम्पायर 4 प्रोविंस में बटे हुए थे, याद रखो। उत्तरपथ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का, उत्तरपथ और दक्षिण पथ। उत्तरपथ का राजधानी क्या था भैया, तक्षशिला, याद रखना, क्या नाम था, तक्षशिला, ठीक है। फिर आया प्राचया ईस्टर्न रीजन को बोलते हैं, इसका क्या था, पाटलिपुत्र, P फॉर प्राचया, P फॉर पाटलिपुत्र, याद रखो, इसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। फिर था कलिंगा, इसका क्या था, तोसाली, ठीक है। फिर दक्षिण पथ, इसका क्या था भैया, इसका था सुवर्णगिरी, क्या था, सुवर्णगिरी। फिर अवंती का क्या था, उज्जैन, याद रखना, उज्जैनी, इसे उज्जैनी बोलता था। तो याद रखो, जैसे कि सेंटर पे राज करना है किंग, उसके बाद प्रिंस जो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो इन पे राज करते थे। जैसे उत्तर पथ का क्या होगा, तक्षशिला, प्राचय का क्या होगा, पाटलिपुत्र, कलिंगा का क्या, तोसली, दक्षिण पथ का सूर्यगिरी, अवंती का उज्जैन। ये सब थे उसके वो प्रोविंस थे। कितने प्रोविंस थे, 4 प्रोविंस में डिवाइडेड था, बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसी प्रोविंस का जो गवर्नर था वो अशोका था, याद रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, सो दैट हमें खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आता है बुद्धिज़्म, क्या आता है, बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। बुद्धिज़्म आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, जो बिहार प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ। 6th सेंचुरी में, क्योंकि ब्राह्मणिज्म का बहुत डोमिनेंस हो गया था, तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बलि, ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रथा बढ़ चुका था, ब्राह्मण डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, जिसके कारण से मतलब रिवाइवल होना चाहता था। हर बार कुछ ना कुछ एक्सट्रीम होता है तो रिवाइवल होता है। तो रिवाइवल के लिए फिर क्या है, बुद्धिज्म धर्म आया 6th सेंचुरी BC में। कौन थे इसके फाउंडर, गौतम बुद्ध, याद रखना, कौन थे फाउंडर, गौतम बुद्ध। फिर आपको पता ही होगा, इन्होंने ओल्ड मैन, मतलब जब इनको पता कहानी तो इसका पता होगा, ओल्ड मैन देखा, फिर सिक मैन देखा, फिर डेड बॉडी देखी, फिर एक एस्थेटिक देखा। तो सबसे ज़्यादा देखा कि सबसे ज़्यादा भला मानुस यही है, ठीक है। तो उसको बाकी लोग लगा कि ये दुनिया में चल क्या रहा है, बाकी लोग तो सब प्रॉब्लम में है, यही सबसे खुश है, जो मतलब साधु संत है, यही सबसे ज़्यादा मजे में है। तो वो भी 29 साल की उम्र में एस्थेटिक साधु बन गया, एस्थेटिक वंडरिंग साधु, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, इनको 6 साल लग गया जो कि ये सीखने में। अब तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखो ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये चीज़ आप कम पढ़े होगे कहीं पे। फर्स्ट टीचर इसके कौन थे, क्योंकि घर छोड़ा तो उसको बताने वाला भी होना चाहिए ना कि सेल्वेशन की तरफ आप कैसे जाओगे। तो उस फर्स्ट टीचर है उसका
आलर कलाम। कौन है? आलर कलाम। ठीक है, ये कहाँ के हैं भैया? वैशाली में। ठीक है, दूसरा टीचर का नाम है आपका, सेकंड टीचर का नाम है रुदक रामपुता। रुदक रामपुता, ये कहाँ के भैया? राजगीर। याद करो भैया, राजगीर। ठीक है, अब ये सब पढ़े हो गया बुद्धिज्म जैनिज्म में, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ये पहले टीचर थे आलर कलाम वैशाली में, रुद्रक रामपूत, ये कौन से थे? ये सेकंड टीचर थे राजगीर में। फिर 29 साल की उम्र में 6 साल इनको ये सब सीखने में लगा, सारा कुछ इन्होंने किया। फिर फाइनली 35 साल की उम्र में 50 ईयर एज में इनको बोध गया में पीपल ट्री के नीचे फल्गु रिवर के किनारे इनको क्या प्राप्त हो गया? निर्वाहना मतलब इनलाइटमेंट। समझ में आ गया? 29 साल पहला घर से वो निकले 29 साल में, फिर उनको पहला टीचर आलर कलाम मिले, फिर रुद्र रामपूत मिले जो पहला टीचर थे वैशाली के, दूसरा राजगीर के। फिर 6 साल उन्होंने ये सब चीज़ सीखा और अपना प्रैक्टिस किया। फिर 35 साल की उम्र में उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया बोध गया में पीपल ट्री के नीचे फल्गु रिवर के किनारे। ये हो गया इसका कहानी खत्म। लेट्स कम टू, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रैकर सीरीज है भैया। ठीक है, उसके बाद आपने इसके 8 फोल्ड पार्ट पढ़े होंगे। मैं टॉपिक लिख देता हूँ। 8 फोल्ड पार्ट: राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। फिर इनके त्रिरत्न पढ़े होंगे आप। त्रिरत्न पढ़े होंगे। कौन से त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे इनके। और उनके भी त्रिरत्न है जैनिज्म के, वहां देखते हैं उनके त्रिरत्न को। और इनका आइडियोलॉजी क्या था? मिडिल पाथ। ठीक है, क्या था? मिडिल पाथ। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, बस बुद्धिज्म खत्म। 563 में इनका पैदाइश हुआ था, बर्थ इज 563। डेड कब हुए थे? 483 में। बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में। ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर कौन सा किंगडम था? कुशीनगर मल्ला किंगडम था। कौन से साल में? एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त हो गया था। 80 उम्र में इनकी डेथ हो चुकी थी। कहाँ पे? कुशीनगर मल्ला किंगडम में, ये याद रखना। फिर उसके बाद इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पापा का नाम क्या था? फादर नेम क्या था? फादर का नाम था सुधोधना। ठीक है, मदर का क्या नाम था भैया? मदर का नाम था महामाया देवी। फिर उनकी अंट थी एक, अंट का क्या नाम था? जिनके नाम पे गौतम पड़ा है नाम, प्रजापति गौतमी, याद रखना ये चीज, प्रजापति गौतमी। उसके वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। बेटे का क्या नाम था? राहुल, याद रखना ये चीज। अब वो जिस घोड़े पे निकले थे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिस घोड़े पे निकले थे, मतलब जब उस पे निकले थे, उस घोड़े का नाम था कंतक, उसको चलाने वाले का नाम था चन्ना। याद रखना, उसको चलाने वाले का नाम क्या था? चन्ना। और क्या नाम था? घोड़े का कंतक। बर्थ कहाँ हुआ था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बर्थ कहाँ हुआ था? 563 BC में, लुम्बिनी नेपाल में। डेथ कहाँ हुआ था? 483 कुशीनगर में, मल्ला किंगडम में, एट द एज ऑफ इतना। उनको सिद्धार्थ नाम से भी जाना जाता है। उनके फादर का नाम था सुधोधना, मदर का नाम था महामाया देवी। उसके बाद उसके अंट का नाम था प्रजापति गौतमी, वाइफ का नाम था यशोधरा, और राहुल बेटे का नाम था, और हॉर्स का नाम था कंतक, और चन्ना उसके मतलब जो चलाने वाला था उनका नाम था चन्ना। याद रखना। और एक चीज, ये सब आप पढ़े होगे ना, इसलिए मैं तेजी में ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है बिहार के वहाँ पढ़ा सकूँ, ताकि एक ऊपर से ओवरव्यू ले रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था इनका? फर्स्ट सरमन हुआ था भैया सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। और मैक्सिमम सरमन कहाँ हुआ था? मैक्सिमम सरमन हुआ था श्रावस्ती में। ये कहाँ भैया? घोसला जो है ना, घोसला किंगडम का कैपिटल है, जो 16 महाजनपद में घोसला किंगडम भी था, उसका कैपिटल है। अब ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब ये देख लो सीधा, उनके बर्थ, उनके यूथ स्टेज प्लस उनके होम जब उन्होंने छोड़ा, इनलाइटमेंट प्लस डेथ और फर्स्ट सरमन। ये बर्थ को लोटस से डिनोट करते हैं। किससे? लोटस से। यूथ को किससे करते हैं? बुल से। होम जब उन्होंने छोड़ा तो घोड़ा से डिनोट करते हैं कि घोड़ा पे बैठ के गए। उसके बाद जब इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उसको क्या कहते हैं? उसको किससे डिनोट करते हैं? पीपल ट्री से या बोधि ट्री से। डेथ को किससे डिनोट करते हैं? स्तूपा से। और फर्स्ट सरमन को किससे डिनोट करते हैं? व्हील से। याद रखना। बर्थ लोटस, यूथ स्टेज में बुल, होम हॉर्स, होम जब छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, उसको हॉर्स से, और इनलाइटमेंट पीपल ट्री, और डेथ जब होता है स्तूपा से। और जब फर्स्ट सरमन देते हैं कहाँ पे? सारनाथ में, तो उनको किससे डिलीट करते हैं? उनको किससे वो करते हैं? व्हील से। बर्थ और जो होम जब छोड़ा इन्होंने, इसको क्या कहता है? बुद्धिस्ट टर्म में कहता है महाभिनिष्करम। ठीक है, याद रखना। और इसको कहता है जब एनलाइटमेंट निर्वाहन। उसके बाद जब उनका मतलब फर्स्ट वो होता है, डेथ होता है उनका, तो उसको कहता है महापरिनिर्वाहन। उसके बाद ये जो व्हील होता है, इसको कहता है धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म का चक्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
अब लास्ट बुद्धिज्म के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, याद रखो, राजगीर में हुआ था। ठीक है, किसने कराया था, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने। महाकश्यप इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन। और यहाँ पे सुत पिटक और विनय पिटक कंपाइल हुआ था। कौन पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक। बुद्धिज्म में 3 पिटक हैं, सुत, विनय और अभिधम। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत और विनय कंपाइल हुआ था। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली। वैशाली में किसने कराया था, काला अशोक। काला अशोक इसके कौन थे, सब कामनी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था, महासंघ, ये छोड़ दो अब। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, आरबीपी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये किसने कराया था, अशोक। ठीक है, यहाँ पे कौन थे वो, मोगलीपुत्र तिस्सा, याद रखो, मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ये कहाँ हुआ, कश्मीर में, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, ये किसने कराया, कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का कनिष्क, इसने कराया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वासुमित्र जो थे वो चेयरमैन थे और अश्वघोष जो थे वो वाइस चेयरमैन थे। अश्वघोष कौन थे, वाइस चेयरमैन, वासुमित्र चेयरमैन। यहाँ पे मोगलीपुत्र तिस्सा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, यहाँ अभिधम्म पिटक का क्या हुआ, कंपाइलेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हीनयान और महायान में बढ़ गया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। हीनयान क्या है, जो चेंज को नहीं, एंटी चेंज है, और ये प्रो चेंज है। ये चेंज के सपोर्ट में है महायान, और हीनयान चेंज के सपोर्ट में नहीं है। सुत पिटक कहाँ डेवलप हुआ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ, राजगीर। अजातशत्रु, महाकश्यप उसके प्रेसिडेंट थे। सुत पिटक और विनय पिटक कंपाइल हुआ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ, काला अशोक, सबकामनी। उसके थर्ड बुद्धिस्ट में पाटलिपुत्र, अशोका। यहाँ पे क्या हुआ, मोगलीपुत्र तिस्सा प्रेसिडेंट, यहाँ पे अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया गया। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन, कश्मीर, किसने कराया, काला अशोक ने। यहाँ पे क्या हुआ, वासुमित्र चेयरमैन थे, अश्वघोष वाइस चेयरमैन थे। यहाँ पे डिवीजन क्या हुआ, हीनयान और महायान में। दिस ये 2 बार देख लोगे ना आप, 2 बार बस, 2 टाइम्स इन 2x, खत्म है ये। उसके बाद आप याद रखो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में। सुत पिटक में क्या है ना, कंपाइलेशन है बुद्धा का सरमन्स का, जितना बुद्धा ने सरमन दिया है ना सबका कंपाइलेशन है। यहाँ पे क्या है ना कि रूल्स है कि कैसे संघ लोग जो है, जो उसके डिसाइपल हैं वो कैसे रहेंगे। अभिधम्म पिटक में क्या है ना, बुद्धा के फिलोसफिकल आइडियाज को कंपाइल किया गया है। तो इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ये है सुत पिटक। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, विनय पिटक, ये याद रखो। इसको किसने कंपाइल किया है, आनंदा, डिसाइपल थे उनके फेवरेट बुद्ध के, आनंदा। उसके बाद इसको किसने किया है, विनय पिटक को जो रूल्स वाला बुक है इसने उपाली, किसने किया, उपाली। और ये अभिधम्म पिटक किसने किया है, क्योंकि ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्सा, उसी ने किया है अभिधम्म पिटक को, जो फिलोसफिकल आइडियाज है बुद्धिस्ट को, उसको कंपाइल किया हुआ है। दिस मच इज इनफ फॉर बुद्धिज्म एंड लेट्स मूव टू जैनिज्म। हम तेज चल रहे हैं क्योंकि आपने ये पढ़ चुका है। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें फर्स्ट का नाम है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। सेकंड का नाम है आपका सेकंड का नाम है अजीतनाथ। उसके बाद थर्ड का नाम है परसवनाथ, और फोर्थ का नाम है महावीर स्वामी, मतलब 23rd और 24th। यही मैं थोड़ा, ताकि आपको यहाँ पे, इसलिए मैंने 22 लिखा ना लास्ट में, क्योंकि आप सब याद नहीं कर सकते। आप 1 to 3rd रखोगे या तो यहाँ क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ बताया था। महावीर स्वामी याद रखो, महावीर स्वामी। 23rd वाले कौन है, परसवनाथ, और 24th वाले महावीर स्वामी। इनका सिंबल याद रख लो, ये सफिशिएंट है। इनका सिंबल क्या था, बुल। इनका सिंबल क्या था, एलिफेंट, हाथी। इनका सिंबल क्या था, सरपेंट मतलब स्नैक। इनका क्या था, लायन, शेर। क्या था, लायन मतलब शेर। ऋषभदेव का क्या था, बुल। अजीतनाथ का क्या था, एलिफेंट। और परसवनाथ का क्या था, सरपेंट, सांप। और 24th वाले महावीर स्वामी का क्या था, ये था इनका लायन। इतना याद रखो। अब कुछ बात देखते हैं हम इनके बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में। ये थे 24th नंबर के तीर्थंकर, इनका नाम महावीर स्वामी था। ठीक है, महावीर स्वामी, ये रियल फाउंडर माने जाते हैं जैनिज्म के। इसका चाइल्डहुड नेम था वर्धमान। ठीक है, चाइल्डहुड नेम क्या था, वर्धमान। 540 BC में इनका बर्थ हुआ है। कहाँ पे बर्थ हुआ है, ये हुआ है आपका कुंडम ग्राम, वैशाली। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कुंडम ग्राम, वैशाली में। और इनका डेथ कब हुआ है, BC में। ये कहाँ पे हुआ है, पावापुरी में, पावापुरी याद रखना। उसके बाद इनके पापा का नाम क्या था, फादर नेम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है, मदर का क्या नाम था, त्रिशैला। ठीक है, वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा उनका था, यशोदा इनका था, वशोधा। बेटी का क्या नाम था, डॉटर का अनुजा। ठीक है, 540 में इनका पैदाइश हुआ। कहाँ पे हुआ, कुंडम ग्राम, वैशाली में। 468 में इनका डेथ हो गया, पावापुरी। फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और मदर का नाम था त्रिशैला, वाइफ यशोधरा, और बेटी अनुजा। याद रखना ये चीज। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इनके त्रिरत्न है, 3 ज्वेल्स कहते हैं इनको, त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स। ये फेमस क्वेश्चन है BPSC का, ये 2 बार आ चुका है अब तक। ठीक है, राइट फेथ,
राइट फेथ, राइट नॉलेज उनके कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, वो उनके थे, बुद्धिज्म के थे। इनके क्या थे? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट ये जहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, आप मार देना, दिस त्रिरत्न इज रिलेटेड टू जैनिज्म। ठीक है, अब हम आते हैं जैनिज्म के काउंसिल्स पे। काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुआ है ये देख लो आप। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ है ये 310 BC में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पाटलिपुत्रा में। ये बिहार से रिलेटेड है इसलिए बता दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? स्थूलभद्र। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे हुआ 12 जैनिज्म के अंगाज होते हैं, उनके वैदिक बुक जो होते हैं उनको अंगाज कहते हैं। 12 अंगा का कंपाइलेशन हुआ। साथ में यहाँ पे श्वेतंबराज और दिगंबराज में इनके डिवीजन हो गए। श्वेतंबरा मतलब ये क्या होते हैं? ये व्हाइट क्लेड होते हैं, जो सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते देखते हो आप जैन धर्म के गुरु को, वो जो होते हैं, वो जो फॉलो करते हैं वो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। व्हाइट मतलब सिंबल है उनका कि ये कुछ डिनोट करता है, पीस, सॉवरिटी, ये सब सारा कुछ है, तो व्हाइट। और जो दिगंबर होते हैं वो स्काई क्लेड होते हैं, वो कुछ भी क्लोथ नहीं पहनते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब चीज़ बेकार है। ठीक है, ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं और अपरिग्रह, असत्य, सत्य, अहिंसा, इन पे चलते हैं। ठीक है, पहला हो गया बुद्धिस्ट काउंसिल। और फिर पहला जैनिज्म काउंसिल हो गया। सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ भैया? जैन काउंसिल हुआ है 512 AD में। कहाँ पे हुआ है? वल्लभाई में। वल्लभाई ये कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखना। इनके कौन थे पैट्रन? इनके चेयरमैन थे देवरदी, याद रखना। इनके पैट्रन के बारे में नहीं पता कि किन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। इनके पैट्रन के बारे में दिया नहीं है, बट इनके चेयरमैन के बारे में दिया, देवरदी है इनके। ठीक है, फिर 72। अब इनका जैन धर्म का महावीर स्वामी का जो स्टोरी था आपको पता ही है। 30 साल की उम्र उन्होंने 29 साल में था, 29 साल में छोड़ा, 12 साल लग गया इनको। तो 30 और 12 42 साल की उम्र में इन्होंने अटेंड किया केवल्य। केवल्य क्या कहता है? केवल्य इनके जो निर्वाहन वहाँ था, ये वो केवल्य यहाँ है। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे किया? साल ट्री के नीचे, रिपुंजिया रिवर के किनारे। रिपुंजिया रिवर उनका क्या था? पीपल ट्री के किनारे, फल्गु रिवर के नीचे। इनका क्या है? कावल्य, साल ट्री के नीचे किनारे, साल ट्री के नीचे, और रिपुंजिया रिवर। कितने? 30 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ा, 12 साल लग गए इनको वो करने के लिए, और 42 साल की उम्र में इन्होंने केवल्य अचीव कर लिया। समझ गए? इनलाइटमेंट हो गया इनका। फिर आता है इनका फर्स्ट सरमन आता है भैया। उनका फर्स्ट सरमन कहाँ था? सारनाथ। इनका फर्स्ट सरमन था भैया राजगीर, याद रखना। कहाँ था? राजगीर। भैया इससे ज़्यादा ना, मतलब, और एक चीज़ याद रखो, दिगंबर और श्वेतंबर क्या होता है? दिगंबर को भद्रबाहु ने लीड किया था और श्वेतंबर को स्थूलभद्र ने लीड किया था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैनिज्म में नहीं है कुछ। PYQ को देखते हुए पढ़ाया मैंने। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो फिर किसी को नहीं आएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के आप रिलाई कर सकते हो, आप रिवीजन कर लो 1-2 बार, बस काफ़ी है। अब हमने वहाँ तक देख ही लिया था। क्या क्या देखा था? वीरेंद्र डायनेस्टी, हरियांग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी तक हमने देख लिया, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म देख लिया। अब यहाँ आता है सुंग डायनेस्टी और कानवा डायनेस्टी। फिर उसके पैरेलल चलता है इंडो ग्रीक चलता है। इंडो ग्रीक के बाद आता है साकास, फिर पल्लवास एंड फिर कुशन्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सुंगा डायनेस्टी के बारे में, जो ये वाला है। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी, इसका याद रखो आप। पुष्पमित्र सुंगा इसके फाउंडर हैं। मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट बात याद रखो, पुष्पमित्र फाउंडर हैं। इनका क्या था ना, ये ब्राह्मणिज्म, क्योंकि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म हावी हो रहा था, तो इन्होंने ब्राह्मणिज्म को फॉलो किया और उसको प्रोपगेट करना चाहा, अपने को रिवाइव करना चाहा। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर और है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। अग्निमित्र का एक चीज़ फेमस है कि इन पे एक बुक लिखा गया है, मालवी का अग्निमित्रम। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा है। ये क्या है? अग्निमित्र प्लस एक मालविका नाम से एक थी वहाँ पे, उनका प्रेम की कुछ कहानी है मालविका अग्निमित्रम में, जो कालिदास ने लिखा है। अग्निमित्रम याद रखना। अग्निमित्रम जो वहाँ का किसका रूलर था? सुंगा डायनेस्टी का। किसका बेटा था? पुष्पमित्र सुंग का। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। इसके लास्ट रूलर को देख लेना। सुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है भैया? ये है देवभूति। कौन है? देवभूति। ठीक है, फिर इसको किसने मारा होगा? इसने मारा कानवा का पहला रूलर। कौन था? वासुमित्र। ठीक है, इसने इसको मारा और कानवा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। और कानवा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है भैया? लास्ट रूलर है आपका सुशर्मा। इसको किसने मारा? सिमुका को जानते हो आप? सिमुका पढ़ा होगा आपने। सतवाहना डायनेस्टी, उसका जो रूलर है उसने इसको मारा। लास्ट रूलर किसका था? क्या नाम है इसका? सुशर्मा। ये किसका है? कानवा डायनेस्टी का। इसको किसने मारा? सिमुका, सतवाहना डायनेस्टी का। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी का रूलर। यहाँ खत्म। अब हम आते हैं, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में सिंपल याद रखो आप। श्रीगुप्त फाउंडर है इनके। कौन है? फाउंडर है श्रीगुप्त। इसका जो टाइम पीरियड है ना, 240 से लेकर के 280 AD के बीच है। श्रीगुप्त का बता रहे हैं। इसका बेटा है घटोत्कच गुप्त, जिन्होंने क्या टाइटल लिया था? महाराजा का टाइटल लिया था। फिर इसका बेटा आता है चंद्रगुप्त I।
उन्होंने क्या टाइटल लिया, महाराजा बाप ने लिया तो बेटा ने महाराजा धीराज ले लिया, महाराजा धीराज। इनका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने पढ़ा ही होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर चंद्रगुप्त 2 आ जाते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त इनको क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नागसेन, ठीक है। ये चीज़ आपने सारा कुछ पढ़ा होगा आपने उसमें। इसमें बिहार रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है गुप्ता डायनेस्टी से बिहार रिलेटेड वो है कुमारगुप्त, ठीक है। कौन है, कुमारगुप्त। इन्होंने क्या किया था, नालंदा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था। नालंदा डायनेस्टी, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने रखा था, कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त ने। ये अच्छे से आप याद रखना, ये चीज़ को समझ गए, किसने रखा था, कुमारगुप्त ने। अब नालंदा डायनेस्टी, इससे ये इंपॉर्टेंट है, कुमारगुप्त ने किसने रखा था, नालंदा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जान लो। ये एजुकेशन का ग्रेटेस्ट सेंटर था उस टाइम पे, ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन। थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये नालंदा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा आप जान लो। नालंदा यूनिवर्सिटी, डायनेस्टी नहीं, बार बार डायनेस्टी निकल, इतना डायनेस्टी पढ़ा चुके हैं कि डायनेस्टी आ रहा है बार बार। ये ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन था। ये बुद्धिज़्म के टाइम से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब जैसे कि कुमारगुप्त ने इस्टेब्लिश किया, फिर हर्षवर्धन आया, फिर पाला रूलर्स आए, उन्होंने प्रमोट किया, फिर उसके बाद और भी चीज़ है। अब ये रखो, जब हुइनसांग जो आया था ना, जो हर्षवर्धन के टाइम आया था, वो जब इसमें पढ़ते थे तो टीचर कौन थे इसके, सीलभद्र। कौन थे, सीलभद्र टीचर थे। इसमें कहा जाता है कि 10,000 स्टूडेंट्स थे, कम से कम 10,000 स्टूडेंट थे और 1510 टीचर थे। कितने टीचर थे, 1510। ये भैया मैंने निकाला है कहीं से फैक्ट्स को, इसलिए याद रखो। 10,000 स्टूडेंट थे, 10,000 स्टूडेंट थे और 1510 टीचर थे। उसमें भी एक सीलभद्र भी थे, जो हुइनसांग भी एक वन ऑफ द स्टूडेंट था उस वक्त का। ये याद रखो। अब याद रखना, इसको चलाने के लिए फ्री रेसिडेंशियल स्कूल था, फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन सेंटर था। और इसको चलाने के लिए 200 विलेज जो भी गवर्नमेंट आती थी उस वक्त, वो दान दिया उसने, ताकि इसमें फ्री एजुकेशन चलता रहे। इतना बात समझ में आया आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, इसमें क्या होता है ना, ये कंपटीशन का एग्जाम था भैया। इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो भी 3 लेवल पे। कितने लेवल पे, 3 लेवल पे, तब जाके एंट्री मिलता था। इसका लाइब्रेरी इतना बड़ा था ना, मतलब कि लाइब्रेरी इसका इतना बड़ा था कि इसमें 90 लाख बुक्स थे। कितने, 90 लाख। तो कितने सालों तक जलता रह गया था जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। 90 लाख बुक्स थे, ठीक है। कितने बुक्स थे, 90 लाख। और इसके लाइब्रेरी, ये कितने लाइब्रेरी में बटा हुआ था, 3 लाइब्रेरी में, याद रखो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। रत्ना रजक, दूसरा रत्नासागर, डोसा वाला रत्नासागर, रत्नोदही, ठीक है। कौन है, रत्नादही, रत्नासागर, रत्नागिरी, रत्ना रजक, रत्नादोही एंड रत्नासागर। ये 3 लाइब्रेरी थे। और 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। फिर जब गवर्नमेंट एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में विजिट करने गए वहाँ पे, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नमेंट को कहा पास करने के लिए, ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो सके। सो उसको पास किया गया और नालंदा यूनिवर्सिटी 2024 में फिर से अस्तित्व में आ चुकी। ये है नालंदा, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया ना, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज़ में है, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बिहार का पढ़ा रहा है, बट उसको भी देखते हुए पढ़ा रहा है कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। PYQ to FYQ, वी आर ऑन आवर ट्रैक। देन वी विल हैव अ डिस्कशन। ये भी हो गया, ये भी कर लिया हमने डिस्कशन, ये भी कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी भी हो गया। पाला डायनेस्टी के बारे में, पाला डायनेस्टी के बारे में इतना याद रखो सिर्फ, इसके फाउंडर थे गोपाला। कौन थे भैया फाउंडर, गोपाला। कितने, 750 AD में। इनका क्या अचीवमेंट है भैया, इन्होंने ओदनपुरी यूनिवर्सिटी बनाया है। कौन सा यूनिवर्सिटी, ओदनपुरी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, बिहार शरीफ। कहाँ पे, बिहार शरीफ। फिर इनके बेटे आते हैं। ये पाला डायनेस्टी भाई, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जब था, गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद पाला और राष्ट्रकूटास, ये तीनों का जो स्ट्रगल था उसमें पालास, यही वाले पालास हैं। गोपालास, इनके बेटे हैं धर्मपाल। कौन है, धर्मपाल। इन्होंने क्या बनाया भैया, इन्होंने बनाया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कौन सा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, याद रखना। फिर इनके बेटे आते हैं देवपाल, ठीक है, देवपाल। इनका क्या अचीवमेंट है, इन्होंने कैपिटल को मुंगेर बना दिया। इन्होंने पाला किंगडम का कैपिटल क्या बना दिया, मुंगेर। पाला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर गोपाला। ओदनपुरी यूनिवर्सिटी, बिहार शरीफ, किसने बनाया, गोपाला ने क्या बनाया, ओदनपुरी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, बिहार शरीफ। फिर धर्मपाल ने क्या बनाया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फिर देवपाल ने क्या बनाया, मुंगेर में यूनिवर्सिटी, मुंगेर को कैपिटल बनाया। यही पाला किंगडम में, इतना याद रखो। और ये चीज याद रखना कि धर्मपाल जो है ना, उन्होंने एक टाइटल लिया था उत्तर पद स्वामी। किसने टाइटल लिया था, धर्मपाल ने। ये याद रखना अच्छे से। उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और पाला आर्ट में, ये आर्ट एंड कल्चर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे कराऊंगा। बाकी पाला आर्ट को फ्लोरिश करने के लिए 2 आदमी का नाम याद रखो,
एंड विथपल, धिमान एंड विथपल, ये दोनों थे पालाट को फ्लोरिश कराने के लिए, याद रखना, ठीक है। अब हमने पाला भी कर लिया, नालंदा भी कर लिया, पाला। अब वेरियस डायनेस्टी जो अब हमने जितना कंप्लीट किया ना उसको समराइज करते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि फैक्ट्स हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हौच-पौच हो जाता है, तो लोगों को याद नहीं रहता है। तो कुछ ऐसे डायनेस्टीज और उसके कैपिटल, ठीक है, कहाँ कैपिटल था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सब कुछ तो याद नहीं कर सकते ना। देखो पहला बृहद्रथ, इनका कैपिटल क्या था भैया, राजगीर, जो फर्स्ट कैपिटल है मगध का, राजगीर। ये बहुत बार पूछा है, मगध का कैपिटल क्या है, फर्स्ट राजगीर। बहुत लोग पाटलिपुत्रा मार के आ जाते हैं, वो बाद में बना भैया। फिर बिंबिसार ने क्या कैपिटल रखा, इसने भी यही रखा, राजगीर। फिर उसके आते हैं उदयन ने क्या कैपिटल बनाया, उदयन ने बनाया पाटलिपुत्रा। पहला कैपिटल शिफ्ट करने वाला कौन, उदयन, याद रखना, पाटलिपुत्रा कैपिटल बनाने वाला। फिर आते हैं भैया शिशुनाग जी, इनको चाहिए पैसा, तो ये कहाँ गए, वैशाली, ठीक है, इन्होंने वैशाली कैपिटल बनाया। फिर इनके बेटे आए, इनके रूलर उस टाइम के शिशुनाग डायनेस्टी के, काला अशोक ने क्या बनाया, फिर से वापस पाटलिपुत्रा कैपिटल बना लिया। फिर उसके बाद नन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी, ये सब का कैपिटल क्या होगा भैया, कुशन का छोड़ दो, कुशन का मथुरा, पाटलिपुत्रा भी था, मथुरा भी था। नंद, मौर्य और गुप्त, ये सब का कैपिटल क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। और फिर पाला किंगडम का कैपिटल क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, देवपाल ने कहाँ शिफ्ट किया, मुंगेर, याद रखना, मुंगेर, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर लिटरेचर जो इंपॉर्टेंट है बिहार प्रोस्पेक्टिव से, कुछ मेजर लिटरेचर, लेट्स रीड। एक है अर्थशास्त्र, ये आपने पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा भैया, ये लिखा है कौटिल्य ने। किसने लिखा है, कौटिल्य ने। उसके बाद बुद्ध चरित्र, ये किसने लिखा है, बुद्ध चरित्र, ये लिखा है अश्वघोष। किसने लिखा है, अश्वघोष। फिर उसके बाद प्राजना परमहिता, थ्योरी ऑफ शून्यवाद, शून्य का थ्योरी के बारे में लिखा है। किसने लिखा है, नागार्जुन, याद रखना, नागार्जुन। उसके बाद सुयुकी, ये किसने लिखा है, मेगास्थनीज। किसने लिखा है, सॉरी, ये तो इंडिका लिखा है। अरे थोड़ा इतने नाम हो जाते हैं कि औचपच हो जाता है भैया, थोड़ा चलता है। ये किसने लिखा है, हुनसैंग, हर्षवर्धन के टाइम आया हुआ था जो, ठीक है। उसके बाद इंडिका किसने लिखा भैया, मेगास्थनीज। फिर मिलिंद पानो, किसने लिखा है, नागसेन। इसमें क्या लिखा हुआ मिलिंद पानो में, जो एक वहाँ के रूलर थे मिनिंडर, वेक्टेरियन रूलर थे मिनिंडर, उसके और नागसेन का जो कन्वर्सेशन है उसको किसने लिखा है, मिलिंद पानो में। किसने लिखा है, नागसेन। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य। बुद्ध चरित्र किसने लिखा, अश्वघोष। प्रज्ञ परमहिता किसने लिखा है, नागार्जुन। शून्यवाद का थ्योरी सुयुकी किसने लिखा है, हुइनसांग। इसमें क्या लिखा हुआ है, उनके ट्रैवल अकाउंट्स, वो कहाँ गए उनके बारे में लिखा हुआ है। तो वो इंडिया में आए तो उसमें क्या क्या देखा, क्या क्या एम्पायर था, इससे पता लगता है हिस्ट्री के बारे में कि उस वक्त कैसा वो देखे जब थे, उस वक्त कैसा हिस्ट्री था, और उसका एविडेंस जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उससे मैच हो रहा है, तो तब पता लगता है अच्छा ये ऐसा प्रोस्पेरस सोसाइटी था। फिर इंडिका क्या था, मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने। ये किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इन्वेस्टर किसने भेजा था, सेलेकस निकेटर ने। क्यों भेजा था, क्योंकि इनकी बेटी से वहाँ शादी हो गया था, हेलिना से, तो उसके बाद इसको भेजा था एज ए इन्वेस्टर मेगास्थनीज को। इंडिका किसने लिखा, इसने कितने बताया है, पाटलिपुत्रा को कितने, इसमें मगध को कितने 7 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं आपके मिलिंद पानो में क्या है, नागसेन और मेनिंडर का जो कन्वर्सेशन है उसमें लिखा गया है। तो हम लोग रैप करते हैं, इस यहाँ पे हम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री हमने देख लिया, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स, मुनेर, चारेन, चेचर, मानेर, सोरपुर, स्टोन एज भी देख लिया, फिर वैदिक एज भी देख लिया, अर्ली वैदिक एज। यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेटर वैदिक एज में एविडेंस मिलता है। आफ्टर दैट हमने महाजनपद देख लिया, 16 महाजनपद, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मगध, अंगा एंड वज्जी। मगध का कैपिटल राजगीर, अंगा का कैपिटल चंपा एंड वज्जी का कैपिटल वैशाली। इसमें सबसे प्रोस्पेरस लिच्छवी, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक भी है। फिर एक कैपिटल असाका, जिसका नाम है पोटली, जो साउथ में पहला किंग, मतलब एक ही मात्र जो साउथ में मगध टाइम पे है। फिर उसके बाद हमने क्या क्या देखा, हरियांग डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी देखा, फिर हरियांग डायनेस्टी देखा, फिर शिशुनाग देखा, फिर नंद देखा, फिर मौर्य देखा, फिर सुंग देखा, आफ्टर दैट कानवा देखा। फिर यहाँ पे हमने इंडो ग्रीक के बारे में देखा। इंडो ग्रीक इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो चीज़ उस पर है, मॉडर्न बिहार के प्रोस्पेक्टिव में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं देखा। फिर सुंगा देखा, फिर पल्लवा एंड देन कुषाण, कनिष्क, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर, याद करो, अश्वघोष, वासुमित्र। उसके बाद यहाँ हमने कंप्लीट किया। फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद गुप्ता एम्पायर को भी देखा गया, फिर पाला एम्पायर को भी देखा गया, कुछ लिटरेचर को भी देखा गया, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत न्यूज़ में है उसको भी डिस्कस किया गया। या अगर इसको ना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो इसको, ये एंशिएंट का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, एंशिएंट का पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको आप 2 बार रिवाइज कर लेते हो ना, 2 बार, सिर्फ 2 टाइम्स कर लो आप अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ लो XYZ, ये फैक्ट्स और आप बुक के फैक्ट्स आप देखना, आपको
आपको इतना आसान लगेगा, ये स्टोरी मैंने इस फॉर्म में समझाया, इतना आसान लगेगा। अगर आप पढ़ोगे ना, बोलोगे अरे ये तो पढ़ाया है, ये सर ने तो ये तो पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया है, ये सारा कुछ तो है उसमें, ये कहानी ऐसे, आपको लिंकेज बैठ जाएगा। और जो मैंने पढ़ाया ना, इसी से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना ये चीज़। क्योंकि मैंने PYQ को देखा, जितने BPSC के क्वेश्चन आए एंशिएंट से, सारे PYQ को देखा, जितना भी था मैंने सबको समराइज करके उसको बताया। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा भी दिया मैंने, क्योंकि उसको पढ़ना ही क्यों जब वो चीज़ को BPSC देख ही नहीं रहा है। आपको जाके थोड़ी ना एक इंपॉर्टेंट कौन था वहाँ पे, कौन बैठा था, उसका नाम तो नहीं पूछेगा। अब आलार कलाम इंपॉर्टेंट है तो है भैया, रुद्रक रामपुर इंपॉर्टेंट है तो है भैया। अब जैनिज्म धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनको किन्होंने शिक्षा दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है किताबों में, नहीं है इन्फ्लुएंस, तो नहीं इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दिया क्योंकि वो क्वेश्चन में दिखा नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो, अगर उसका प्रॉपर सोर्स होता तो क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन नहीं बना है तो प्रॉपर सोर्स नहीं है उसका, क्योंकि ये तो पूरा सोर्स ट्रेसिंग पे बेसिस पे है ना। तो हमने भी ट्रेसिंग किया है PYQ को, उस बेसिस पे ही पूरा एंशिएंट का लेक्चर बनाया है। तो आप इसको 2x में 2 टाइम्स देख लो। जैसे हमने कहा था, we are done with polity, we are done with ancient history, and ancient history we have categorized in part 1 and part 2. We are done with this both parts, and modern history में भी हम part 1 part 2 में ही आएंगे, क्योंकि part 1 is not able to complete the whole modern history of Bihar, and you have to think that modern history of Bihar is slightly different, मतलब थोड़ा बहुत different है ancient modern history of India से, क्योंकि यहाँ पे बिहार रिलेटेड ही बात होगी, क्योंकि ancient is completely rely same as बिहार, क्योंकि मगध किंगडम के बारे में बात हो रहा है, तो मगध किंगडम बिहार में था, तो ancient history of बिहार और इंडिया दोनों पैरेलल चलता है, दोनों सेम है, बट मॉडर्न हिस्ट्री इज टोटली डिफरेंट। सो आप मॉडर्न हिस्ट्री में बने रहना। फिर ज्योग्राफी भी आएगा इसी तरह, फिर इकोनॉमी आएगा, फिर मिसलेनियस आएगा, एंड लास्ट वी आर डन विद, एंड एट लास्ट वी विल बी डन विद दिस बाय 15 अक्टूबर। वी विल कंप्लीट दिस होल सीरीज बाय 15। पहले हम लोग टारगेट सितंबर का रखे थे, बट वी हैव प्लान्ड सो मेनी थिंग्स, बट बाय 15 अक्टूबर वी विल कंप्लीट। बाय धीरे धीरे आप 2x पे देखते जाओ ना, आपको कंप्लीट, आप रिलाई कर सकते हो बिहार स्पेशल के लिए इससे। सो हमने सब बिहार, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को कंप्लीट कर दिया। ये हम लोग का चैनल है UPSC का एनालाइजर GS। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे आपको PYQ डिस्कस हो रहा है इकोनॉमी का और पॉलिटी का, तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे BPSC का जो आपका चल रहा है आप देख लो एनालाइजर GS में जाकर। यहाँ पे करंट अफेयर चल रहा है, यहाँ पे हमने जनवरी का कर चुका करंट अफेयर्स कंप्लीट, फरवरी का पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 रिसेंट आ जाएगा। यहाँ तक हम सितंबर तक कंप्लीट करेंगे इसको। आफ्टर दैट यहाँ PYQ चल रहा है इकोनॉमिक्स का, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है BPSC का, तो क्या आएगा वो कुछ पता नहीं। तो इवोल्यूशन में जो क्रैकर होते हैं ना, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो और एग्जाम में आ चुके हैं, उसको टारगेट करके उसके कंसेप्ट को बताया जा रहा है आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में। फिर साइंस टेक का भी आएगा, क्योंकि ये 2 टॉपिक नया है और इवॉल्विंग है, तो इसको हमने चुना है। फिर इसी तरह बिहार स्पेशल का सीरीज चल ही रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है। तो आप हमें सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले यार, कि हम आपके लिए अच्छे से मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की क्वालिटीज़ को भी अच्छे करें, और वीडियोस भी लाते रहें, और नया नया इनिशिएटिव लाएं जो जाके आपको हेल्पफुल है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करो भैया, ताकि वो तो ये नॉलेज है ना, फ्री का तो नॉलेज मिल रहा है, तो आप शेयर करो ना, उनको भी फायदा हो, एग्जाम में उनको भी क्लिक करे, दिखे कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा वो आया, वो चमका। तो भैया थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, एंड आप सब्सक्राइब करो GS YouTube चैनल, GS एनालाइजर GS के YouTube चैनल को, और एनालाइजर सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल को। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट।